हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। इससे पहले भी हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। रेस्पिरेशन की जो मेन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। और भी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एक बार आपको रिकैप करा देती हूँ मैं। देखो, हमने ये मेन टेबल यहाँ पे, ये वाली जो टेबल है, ये जो आपको फ्लो चार्ट है, इसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया था और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी गई हैं, तो वो सब मिस मत करना। मैंने ये भी पढ़ाया है एटीपी वाला, मोर टू नो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें बताई है, क्वेश्चन जो आ सकते हैं, तो मिस मत करना, वीडियोज़ को पूरा देख लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज देखो, तुमको मैंने ये फ़ोटो दिखाई थी शुरू में, ये फ़ोटो देख रहे हो, ये फ़ोटो ही तो है जिसे हमें आज डिस्कस करना है। और ये बहुत सिंपल है। देखो, भले ही देखने में थोड़ी भयानक लग रही है, लेकिन ये है बहुत सिंपल। मैं तुमको भी समझा दूंगी। ये फोटोग्राफ को पहले अच्छे से देखो, कि ये डायग्राम बनाने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये डायग्राम आता है आता है आता है, तो इसको अच्छे से देखो, देखो इसको अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले जब तक तुम इसको देख रहे हो, एक और काम करो तुम मेरा, तुम जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तुम्हें जो भी चीज़ नहीं समझ आ रही है, कोई भी मॉडिफिकेशन और लग रहा है कि हो सकता है, तो वो तुम कमेंट ज़रूर करो। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, क्योंकि तुम्हें तभी हमारा कंटेंट मिलेगा और तभी कुछ चीज़ जो है हमारे लिए भी फ्रूटफुल रहेगी। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो तुम सब्सक्राइब करोगे चैनल को। अभी डायग्राम को तुमने देख लिया है, लेकिन डायग्राम को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी मैं तुमको पहले कुछ पार्ट्स बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कल मतलब पीछे का जो छूट गया था उसको ज़रा देख लेते हैं। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर हमारी बॉडी में जाती है। अगर तुम सेल्फ फ्लो चार्ट्स बना सकते हो तो यहाँ पर बना लेना, ठीक है। पहले नॉस्ट्रल आता है। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। हमारी जो एयर्स नोज है, नॉस्ट्रल है, उसमें हेयर्स होती हैं, ठीक है। वो बेसिकली उनका काम होता है, एक तो फिल्टर करना, जर्म्स को देखना कि जर्म्स ना हो, ठीक है। टेम्परेचर को भी मॉडरेट करना, मतलब जो एयर अंदर जा रही है ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म भी ना हो, टेम्परेचर को मॉडरेट भी करना होता है, ठीक है। द पासेज इज ऑल्सो लाइन्ड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। जर्म्स फ्री भी वहीं पे होता है। फ्रॉम हेयर द एयर पासेज थ्रू द थ्रॉट इन एंड इन टू द लंग्स। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट in the throat. These ensure that the air passes do not collapse. तो आपको ये याद रखना है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वाला भी 1 मार्क में आता है, फटाफट मार्क करो। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसीलिए बनाया गया है ताकि एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स, मतलब ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स। क्वेश्चन में ट्रैकिया आता है, ना कि एयर पासेज, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स, इसीलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बनाए हुए रहते हैं। अब इसको मैं बता देती हूँ, इसमें भी मैं बताऊंगी तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो नेजल पैसेज देख पा रहे हो, ये हाईलाइट नहीं होगा तो यहाँ पे देखो तुम, ये नेजल पैसेज है। माउथ कैविटी, ब्यूकल कैविटी भी बोलते हैं, जिन लोगों ने इजोफेगस और वाला स्टडी किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फेरिनिक्स, लेरिनिक्स, ट्रैकिया। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सी शेप्ड रिंग्स है, यहाँ दिख रही है सी शेप्ड रिंग्स, ये ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये हो गया लंग्स, एक लंग एक साइड का बता रखा है, दोनों को जोड़कर लंग्स। ये ब्रोंकाई है। देखो यहाँ पे ट्रैकिया दो में डिवाइड हुआ, इसको हमने क्या बोला, ब्रोंकाई। और उसके बाद एक को क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। दोनों दिखा रहे हैं तो ब्रोंकाई। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े, यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स, उसकी जो ब्रांचिंग, इसकी जो ब्रांचिंग हुई इस वाले ट्यूब की, इसकी जो फर्दर ब्रांचिंग, दैट इज ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास आता है एल्वियोलर सैक, ये हम इस यहाँ से डिस्कस करेंगे। देखो एल्वियोलाई आपने पीछे भी बहुत बार वर्ड्स सुने होंगे, लेकिन आज आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये डायफ्राम है, ठीक है, जो आपकी थोरासिक कैविटी को, इसको और आपका जो नीचे का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उन दोनों को सेपरेट करती है, ठीक है। उसके बाद रिब्स हो गई, ये रिब्स हैं आपकी, और ये लंग, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको छोटे से पार्ट को, छोटे से एल्वियोलर सैक को जो है यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक करके आप, मतलब बड़ा करके मैग्नीफाई करके आपको दिखाया है। यहाँ पे देखो एल्वियोलाई ये दो है। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्या बेसिकली, यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत रिच होती हैं, और उसके साथ ही साथ में ये स्ट्रक्चर्स माइक्रोस्कोपिक या मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ में यहीं पर एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज जो हमारी बॉडी में होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने स्ट्रक्चर्स बता दिए, अभी मैं रिकॉल भी कराऊंगी।
Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in a balloon-like structures called alveoli. अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला, लंग्स में डिवाइड होता रहता है. देखो यहाँ ट्रैकिया, फिर डिवाइड होकर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर आपका जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर आपका एल्वियोलाई. द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस. यहाँ पर आपको याद रखना कि एल्वियोलाई में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. ये मैंने कहा था यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क होता है किसका, blood vessels का. As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. ये आपको पता होगा. जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो डायफ्राग्राम है वो फ्लैट हो जाती है. डायफ्राग्राम ये डायफ्राग्राम, ठीक है. एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट. अब देखो एक बात याद रखो, चेस्ट कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी सेम होती है, ठीक है. बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट. बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स. एयर कहाँ जाती है, लंग के अंदर, एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोलाई. और सारी एल्वियोलाई जो होती हैं वो सब फिल हो जाती हैं. द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर द रिलीज इनटू द एल्वियोलाई. अब ब्लड जो होती है, हमने कहा ना कि ब्लड वेसल से एक्सटेंसिवली कनेक्टेड है, तो ब्लड क्या करता है वहाँ पे एल्वियोलाई में, वो वाला ब्लड आता है, ब्लड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वहाँ जाता है. और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इन द एल्वियोलर एयर, जो भी आपने फिल किया वो ऑक्सीजन जो है ब्लड कैरी कर लेता है इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. तो बेसिकली यही होता है, ठीक है. तो ब्लड वहाँ आता है, वो उसका कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन को टेक करके फिर चला जाता है सेल्स इन द बॉडी वहाँ पर. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air. थोड़ा सा हमेशा कंटेन रहता है, तभी तो थोड़ी देर हम सांस रोक के रख लेते हैं. So that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. ये इसलिए भी किया जाता है ताकि जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो, उसके लिए सफिशिएंट टाइम हो, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, उसके लिए भी क्या हो, सफिशिएंट टाइम हो. इसीलिए ये चीज़ जो है होती है. When the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. अच्छा, हमारी बॉडी साइज इतनी लार्ज है, क्या डिफ्यूजन से हमारा सब काम हो सकता है? नहीं हो सकता है ना. इसीलिए हमारे पास कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. अभी देखो यहाँ पर एक वो आएगा फैक्ट, बहुत अच्छा है वो फैक्ट आपको ये चीज़ समझने के लिए कि डिफ्यूजन से नहीं हो पाता है. इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर in the lungs and carry it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it. हमारे में कौन वर्क करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से ऑक्सीजन लेते हैं इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यूज which are deficient in oxygen before releasing it. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin. आपको याद रखना है, hemoglobin आपको याद रखना है. respiratory pigment है hemoglobin which has a very high affinity for oxygen. This pigment is present in red blood corpuscles. Red blood corpuscles RBCs हमने 9th में भी डिस्कस किया है. कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए बेसिकली ये डिजोल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है. देन ऑक्सीजन इज एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म. आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी बॉडी का, वो ज़्यादातर डिजोल्व फॉर्म में इसीलिए ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि वो इजीली डिजोल्व हो पाता है वाटर में. आपका एक फैक्ट आ गया यहाँ पर, हाँ यही बताती है. अच्छा है. इफ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर. बहुत बड़ा. How much do you think the surface area of your body is? Consider how efficient exchange of gases becomes because of the large surface area available for the exchange to take place. तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कितना ज़्यादा आपकी बॉडी, मतलब इतना ज़्यादा सरफेस एरिया आपको प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है. If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen. ये सबसे भयंकर फैक्ट मैं आपको बता रही थी कि अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो यही होगा. 3 साल लगेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को आपके टोज, लंग से टोज में जाने में, ठीक है. 3 साल. Aren't you glad that we have hemoglobin? इसलिए हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपोर्टेशन को नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे. यही छोटी सी वीडियो आपको समझाने के लिए थी. अभी जो सबसे मेन काम मुझे करना है वो है आपको डायग्राम समझाना है ताकि डायग्राम इजीली लर्न हो जाए, डायग्राम इजीली बन जाए. तो देखो सबसे पहले आपका नेजल पैसेज है, माउथ कैविटी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. एक बार क्विक रिकैप करेंगे रेस्पिरेशन का.
ब्रीदिंग करना और रेस्पिरेशन करने में डिफरेंस आपको पता है ना। ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था और रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। रेस्पिरेशन में आपकी डिफरेंट प्रोसेसेस आती हैं, बट ब्रीदिंग सिंपल इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, सिंपल। कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इतना ही ब्रीदिंग में आता है। लेकिन उसके बाद रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन से आपको एनर्जी मिलती है, ब्रीदिंग से आपको एनर्जी नहीं मिलती। ब्रीदिंग, सिर्फ ब्रीदिंग से हमें एनर्जी नहीं मिलती, वो प्रोसेस है एक, रेस्पिरेशन में ही आता है, लेकिन एनर्जी हमें रेस्पिरेशन से मिलती है, ठीक है। और भी कुछ कुछ अगर आपको डिफ्रेंशिएट्स देखने हैं तो आप ज़रूर देखिएगा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, क्योंकि ये भी आ जाता है, 2-3 तो मैंने आपको बता दिए हैं। और भी आप कुछ कुछ जो है देख सकते हो, उसमें प्रोसेसेस के नाम आ जाते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, ठीक है। बेसिकली वेंटिलेशन, गैसियस एक्सचेंज आपका ब्रीदिंग में आ जाता है, और आई थिंक रेस्पिरेशन में आपका जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आती हैं। थोड़ा सा मैं आपको देखूंगी फिर बताऊंगी, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अभी आपको एंड में फिर से बताती हूँ, ठीक है। तब तक आप ये देखिए, आप नेजल पैसेज ये हो गया, माउथ कैविटी, सबसे पहले ऑक्सीजन आई, फिर उसके बाद ट्रैकिया में गई, है ना, जो मतलब ऑक्सीजन नहीं पूरा एयर आया, ट्रैकिया में गया, फिर वहाँ से ट्रैकिया से दोनों लंग्स में गया, ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में गया, फिर आपका एल्वियोलर सैक में गया। यहाँ का हमने डिस्कस किया था कि कैसे ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहता है, और फिर एल्वियोलाई में ये आपका जो है होता है बेसिकली गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, इस डायग्राम को अच्छे से देखो, फिर हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लास्ट में इसलिए बताना चाह रही हूँ आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में, ताकि आप लोग इजीली लिख पाएँ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बिगनिंग में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताया। अब मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बता देती हूँ। बेसिकली देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को कहीं पे लिख लो और थोड़ा बहुत इसमें याद भी कर लो, 2-3-4 पॉइंट्स इसमें याद कर लो। इसकी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप इसको याद कर लोगे तो ईजी रहेगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इसलिए मैं इसको इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। आपको मैंने एक चीज़ बता दी थी कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस, आपको ये पता होना चाहिए। ब्रीदिंग जो है, मैंने आपको बोला था 2 प्रोसेस आपके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, वेंटिलेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, तो वही है वेंटिलेशन गैस एक्सचेंज आपका ब्रीदिंग में होता है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन लिख सकते हो आप, कि इसमें एक ही प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती, वो आपका डाइजेशन के पोर्शन में आपको जो है वहाँ पे आपको लेकर चल जाएगी अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिखते हो, क्योंकि उसका कनेक्शन डाइजेशन के प्रोसेस से है, तो उसको क्यों लिखना, उससे बेटर है कि आप सिर्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिख दो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप स्पेसिफिकली आप रेस्पिरेशन को समझा रहे हो, इसको आप डाइजेशन से भी लिंक नहीं कर रहे हो। जब आप डाइजेशन से लिंक करते हो कि फूड हुआ, फिर उसका रिएक्शन हुआ, वहाँ पे ऑक्सीजन की नीड हुई, तब वो प्रोसेस आता है, वो आप यहाँ नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इट हैज़ ओनली 1 प्रोसेस, दैट इज ऑक्सीडेशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसमें याद कर सकते हो वो ये है कि आप ब्रीदिंग को जो है कंट्रोल कर सकते हो, एक स्पेसिफिक टाइम तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन रेस्पिरेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। ब्रीदिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो, रेस्पिरेशन को जो है आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। और इतना तो आपको याद हो ही गया बेसिकली ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। और कुछ जो है आप लिख सकते हो, जैसे कि फिजिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। ब्रीदिंग में आप ये भी देख सकते हो कि ब्रीदिंग जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स होता है, सेल्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, देन इट इज ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन में आप लिख सकते हो कि रेस्पिरेशन तो एक सेल में होता है, इट टेक प्लेस इन अ सेल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो कुछ नहीं होती, इट टेक प्लेस इन अ सेल। या आप लिख सकते हो रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, 3-4 पॉइंट्स तो हो ही गए बेसिकली। तो बेसिकली ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन तो उस पर नहीं आएगा आपको। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि 2 प्रोसेस है, वेंटिलेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, और उसमें एक प्रोसेस आती है एंड दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ब्रीदिंग में आपको एनर्जी मिलती है, नहीं रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी मिलती है। तो इतना आई थिंक इतना काफ़ी है। मैंने पहले इसलिए नहीं आपको बताया क्योंकि आप लिखोगे कहाँ, फिर आप मिस कर जाओगे, तो इसलिए मैंने आपको एंड में ये बात बता दी है, आप इसको लिख लेना। और भी कहीं से अगर आपको ब्रीदिंग रेस्पिरेशन पे मिलते हैं तो आप लिखना भी, बताना भी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, उसको हम स्टडी करेंगे। बेसिकली हम देखेंगे प्लांट्स में कैसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है और एनिमल्स में कैसे चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो आई थिंक इतना आपके लिए आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। इसको आप स्टडी करो, डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। बेसिकली ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें भी इससे जो है मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें, ठीक है। जो हम देखते हैं कि हाँ हमारे चैनल पे बहुत सारे
जो है स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, उनको नीड है, तो फिर हम उसको उस अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं और आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा मटेरियल, अच्छा अच्छा कंटेंट लाते हैं। तो अभी के लिए तो पढ़ते रहो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।